दोस्तों अभी हाल ही में ईएसबी के द्वारा एक वैकेंसी का अभी जिक्र किया गया है और उसका ऑनलाइन फॉर्म अभी भरा रहा है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में अभी देख पा रहे हैं, 3 मार्च 2025 से 17 मार्च 2025 तक इसका ऑनलाइन फॉर्म भराएगा। दोस्तों इसकी जो योग्यता है वो 10+2 है, मतलब 12वीं पास है। और यहाँ सीट जो है तो 5000 से ऊपर है और वेतनमान आप देख पा रहे हैं दोस्तों 19,500 से और 80,500 तक है। दोस्तों अभी अभी ही ये वैकेंसी आई है और अभी इसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। तो चलिए एक बार मैं आपको ईएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट में लेके चलता हूँ और इसके बाद फिर दिखाता हूँ कि इसकी पूरी डिटेल क्या है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा और इससे रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे पूरे डाउट हम आपके क्लियर करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम स्क्रीन में आ चुके हैं। यहाँ पे ईएसबी की वेबसाइट में हम ऑफिशियल वेबसाइट में क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में, जैसा कि आप अभी स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक ऑनलाइन फॉर्म करके आया हुआ है ग्रुप 4 का। ये देख लीजिए, ऑनलाइन ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट स्टेनोग्राफर अदर पोस्ट कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2024, जो 3/3/2025 से शुरू हुआ है। और ये इसका दोस्तों रूल बुक है। ठीक है, तो चलिए पहले इसका रूल बुक देख लेते हैं कि रूल बुक में क्या कहा है। रूल बुक में हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए कि इसका ये रूल बुक अभी खुल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इसका ये रूल बुक खुल चुका है और रूल बुक में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से इसका रूल बुक दिया गया है, पूरी डेट दी गई है। लेकिन अभी है क्या कि इसका पूरा रूल बुक जो है तो 112 पेज का है। अगर हम ये पूरा रूल बुक आपको एक्सप्लेन करने लगेंगे तब दोस्तों बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो हम इसमें से जो डिटेल है हम उसकी जानकारी आपको अलग से सेपरेट तरीके से दे रहे हैं। बाकी अगर आपको विस्तृत जानकारी इसकी टोटल पढ़नी है कि इसके रूल बुक में और क्या क्या है तो आप ईएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट में जा कर के और देख सकते हैं। तो देखिए हमने इसकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमने निकाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए समूह 4 है, मतलब ग्रुप 4 है, भर्ती 2024 मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा। यहाँ सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट शीघ्र लेखन, मतलब जिसको स्टेनोग्राफर कहते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर। ठीक है, अब यहाँ पे ये इतने जो रेड कलर से लिखे हैं ये इतने पोस्ट के नाम हैं। और देख लीजिए कि परीक्षा और आवेदन प्रक्रिया कैसे है कि जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ है वो 3 मार्च से और 3 मार्च 2025 से है और अंतिम तिथि जो है तो 17 मार्च 2025 तक है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं, हम थोड़ा इसको जूम कर देते हैं। ये देखिए जो संशोधन की तिथि है ये 22/3/2025 है और जो परीक्षा की तिथि है ये 3/5/2025 से होने को है। 2 पालियों में इसकी परीक्षा आयोजित होगी। ठीक है, यही पूरी डिटेल आपको इसके रूल बुक में भी मिल जाएगी, लेकिन हमने वहाँ से जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो किसी भी अभ्यर्थी को ज़रूरी होती है वही चीज़ें हमने उठाया है यहाँ से। बाकी आप ईएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट में जा कर के पूरा रूल बुक देख सकते हैं। इसके बाद परीक्षा शुल्क की बात करें तो अगर आप अनारक्षित श्रेणी मतलब अनरिजर्व कैटेगरी यूआर में आते हैं तो आपका 500 रुपये लगेगा। और मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो SC ST OBC और EWS या दिव्यांग हैं उनके लिए 250 रुपये लगेगा। और बैकलॉग पदों के लिए कोई शुल्क नहीं है। जो बैकलॉग पदों की 2 प्रकार की भर्ती हो दोस्तों, एक सीधी भर्ती है और एक बैकलॉग भर्ती है। बैकलॉग के लिए कोई शुल्क नहीं है। ठीक है, अब यहाँ परीक्षा का जो प्रारूप है वो टोटल 100 अंक का होगा और इसमें जो विषय शामिल किया गया है इसमें देख लीजिए सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, कंप्यूटर ज्ञान और अभिरुचि परीक्षण। ठीक है, और टाइम जो है तो 2 घंटे का टाइम है। और पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता जो दिया गया है 10+2 अनिवार्य है उत्तीर्ण करना। और कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट आवश्यक है ना, क्योंकि ये जो पोस्ट है तो पोस्ट ही ये स्टेनोटाइपिस्ट का है, स्टेनोग्राफर का है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का है। तो यहाँ पे 10+2 पास होने के साथ साथ कंप्यूटर का आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। और यहाँ पे जो CPCT टाइपिंग टेस्ट दिया गया है तो ये सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, किसी किसी पोस्ट में अनिवार्य है। तो अभी हम आगे उसको भी देखेंगे किस में अनिवार्य है।
और संबंधित पदों के लिए आवश्यक अर्हताएं जो भी है तो आगे हम देखेंगे। देखिए आयु सीमा की अगर बात करें, जो एज लिमिट है तो कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और जो अधिकतम है वो 40 वर्ष होना चाहिए, मतलब 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में। और ST SC OBC महिला शासकीय कर्मचारियों के लिए जो उनके लिए 5 साल की छूट दी गई है, मतलब उनकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 45 ईयर्स है, ठीक है। और EWS वर्ग को कोई अतिरिक्त छूट नहीं है, जो EWS में है तो उनको एज में कोई छूट नहीं दिया गया है, ठीक है। अन्य जो महत्वपूर्ण नियम है वो ये है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है तो आधार पंजीयन अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है। और मूल फोटो युक्त पहचान पत्र अनिवार्य होना चाहिए। परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल कैलकुलेटर आदि प्रतिबंधित है। परीक्षा परिणाम मेरिट व आरक्षण के आधार पर जारी किया जाएगा। ये तो सभी एग्ज़ाम में कॉमन होता है दोस्तों, और ऐसा नहीं है, आप लोग बहुत सारे एग्ज़ाम दे भी चुके होंगे और कुछ लोगों का हो सकता है कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो उनके लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए ये चीज़ कॉमन है, उनको ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है, ये जानते हैं कि ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं एग्ज़ाम सेंटर में, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज जो पद है और उनका वेतनमान है और शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पे कैटेगरी वाइज हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। बाकी ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जब आप उसके पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे। यहाँ से हमने जो नोटिफिकेशन आपको दिखाया है टोटल 112 पेज का, तो यहाँ पर भी आपको कंप्लीट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है कि टोटल 112 पेज में आपको विजिट करना पड़ेगा इस तरह से, तब जाके आपको मिल पाएगा, ठीक है। और हमने वहाँ से क्या किया है कि पूरे को समराइज करके और अलग से यहाँ पे आपके सामने लाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पद का नाम है सहायक ग्रेड 3 है। सीधी भर्ती के लिए 1450 प्लस पोस्ट है और बैकलॉग के लिए 250 प्लस है। टोटल इसमें 1700 प्लस पोस्ट है। देखिए प्लस इसलिए लगा हुआ है कि ये घट बढ़ भी सकता है, ये तो ESB पर ही डिपेंड करेगा। और ये कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे सीट जो है तो दिया गया है। जो वेतनमान है 19,500 से 62,100 रुपये 62,000 रुपये तक है। शैक्षणिक योग्यता इनका सबका लिखा हुआ है 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए और CPCT हिंदी टाइपिंग अनिवार्य है। जो सहायक ग्रेड 3 है उसके लिए CPCT और हिंदी टाइपिंग अनिवार्य है। और हाँ, यहाँ पे CPCT अनिवार्यता लिखा है कि हाँ अनिवार्य है और हिंदी टाइपिंग आवश्यक है, ठीक है। इसी तरह से हर पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके और अपने हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या किसकी कितनी सैलरी लिखी गई है, ठीक है। और इसके बाद फिर CPCT परीक्षा में पास होने वाली जो आवश्यकताएं हैं, पास होने के लिए आवश्यकताएं हैं वो क्या है कि जिन पदों के लिए CPCT अनिवार्य है उनके लिए थ्योरी परीक्षा प्लस हिंदी टाइपिंग टेस्ट पास करना आवश्यक है। और डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य पदों के लिए जहां अंग्रेजी टाइपिंग की भी आवश्यकता है वहां हिंदी 20 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी 30 शब्द प्रति मिनट में दोनों पास होना अनिवार्य है, ठीक है। और ये CPCT के लिए है। यहाँ पे दोस्तों जो परीक्षा केंद्र हैं, जो कहाँ कहाँ किस किस सिटी में परीक्षा होंगे, तो यहाँ पे टोटल लिखा गया है। देखिए टोटल 13 सिटी हैं। यहाँ पे बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण निर्देश है, ये आप लोग इसको देख लीजिए कि परीक्षा केंद्र उम्मीदवार की प्राथमिकता और सीटों की उपलब्धता के अनुसार आवंटित किए जाएंगे। कर्मचारी चयन मंडल आवश्यकता पड़ने पर केंद्रों में बदलाव कर सकता है। एक बार आवंटित परीक्षा केंद्र बदला नहीं जा सकता। अब देखिए अभी क्या है कि टोटल 13 सिटी उन्होंने चुना है एग्ज़ाम के लिए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ही इन 13 का यूज करेंगे। अगर आवश्यकता नहीं पड़ती है तो इनमें से एग्ज़ाम सिटी कम भी हो सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद फिर एक जो रेड कलर में लिखा है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि क्या यह भर्ती केवल मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यह भर्ती मध्य प्रदेश के बाहर के उम्मीदवारों के लिए भी खुली है, लेकिन कुछ शर्तें लागू है। अब क्या शर्तें हैं कि मध्य प्रदेश के बाहर के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वे केवल अनारक्षित श्रेणी के तहत आवेदन करेंगे। मतलब अगर MP के बाहर के कोई कैंडिडेट हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं
तो चाहे जिस भी कैटेगरी के होंगे उनको जनरल में ही रखा जाएगा। उन्हें आरक्षण या आयु सीमा में छूट या किसी अन्य विशेष लाभ या लाभ नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए राज्य के रोजगार कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है, लेकिन बाहरी उम्मीदवारों के लिए यह लागू नहीं है। मतलब कि जो अपने एमपी के लोग होंगे उनके लिए जो रोजगार कार्यालय में उनका पंजीयन होता है वो अनिवार्य है, लेकिन जो एमपी के आउटसाइड के लोग होंगे उनके लिए रोजगार पंजीयन आवश्यक नहीं है। ठीक है। अब इधर फिर रूल बुक के अनुसार क्या है कि भारतीय नागरिक और नेपाल नागरिक इसी भर्ती के लिए पात्र हैं, इस भर्ती के लिए पात्र हैं, भारतीय नागरिक और नेपाल के नागरिक। मध्य प्रदेश के बाहर के उम्मीदवार केवल ओपन कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। उन्हें मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी जाने वाली कोई छूट नहीं मिलेगी, जैसे आयु में छूट मिलती है तो उस तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सामान्य श्रेणी के तहत और बिना किसी अतिरिक्त छूट के। ठीक है। मान लीजिए कि अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी नहीं हैं तो इस भर्ती के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी में। ठीक है। और कोई छूट नहीं मिलेगी। ठीक है। तो ये रहा दोस्तों कंप्लीट ये जानकारी। अगर आपको इसमें और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये इसके जो पोस्ट हैं तो इसमें डाउट भी हो सकते हैं कि जैसे स्टेनोटाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर ये क्या होते हैं, तो इनको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। हालांकि बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता भी होगा कि स्टेनोटाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर में क्या अंतर होता है, लेकिन बहुत सारे हमारे व्यूअर ऐसे हैं जिनको नहीं पता है। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे देख लीजिए कि स्टेनोटाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले तो इनके कार्य करने का जो तरीका है इसमें अंतर देखिए कि जो स्टेनोटाइपिस्ट होता है ये सिर्फ टाइपिंग का काम करता है, आमतौर पर डिक्टेशन को टाइप करता है ना। और जो स्टेनोग्राफर होता है वो डिक्टेशन सुनकर शॉर्ट हैंड में नोट्स बनाता है और बाद में उसे टाइप करता है। ठीक। टाइपिंग स्किल की बात करें तो केवल टाइपिंग हिंदी अंग्रेजी में दक्षता जरूरी है, लेकिन जो स्टेनोग्राफर होता है तो उसकी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग दोनों में दक्षता आवश्यक है। सीपीसीटी की आवश्यकता है तो स्टेनोटाइपिस्ट के लिए ज़रूरी नहीं है ना कि इसके लिए सीपीसीटी हो, लेकिन अगर स्टेनोग्राफर है तो हिंदी शीघ्र लेखन में, मतलब जो स्टेनोग्राफर है हिंदी में उसका जो टाइपिंग स्पीड है तो मतलब 100 शब्द प्रति मिनट या अंग्रेजी में 100 शब्द प्रति मिनट अनिवार्य होना चाहिए। मतलब 100 वर्ड पर मिनट इसका स्टेनोग्राफर का होना चाहिए ये स्पीड। टाइपिंग स्पीड यहाँ जो स्टेनोटाइपिस्ट की है तो हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग में 25 से 30 शब्द प्रति मिनट की गति आवश्यक है, लेकिन जो स्टेनोग्राफर है तो इसमें शॉर्ट हैंड और हाई स्पीड मतलब 80 से 100 शब्द प्रति मिनट आवश्यक है। पद की जो जिम्मेदारियां हैं तो आमतौर पर ऑफिस दस्तावेज तैयार करने, टाइपिंग करने और संपादन करने का कार्य करता है स्टेनोटाइपिस्ट। और जो स्टेनोग्राफर होता है तो महत्वपूर्ण बैठकों, कानूनी मामलों, प्रशासनिक कार्यों के दौरान भाषण या चर्चा को रिकॉर्ड कर उसे टाइप करता है। और जब जाहिर सी बात है दोस्तों जब स्टेनोटाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर के काम में अंतर है तो सैलरी में भी अंतर होगा। जो स्टेनोटाइपिस्ट है तो इसको लेवल 4 की सैलरी मिलती है, मतलब 19,000 से 62,000 रुपये तक। और जो स्टेनोग्राफर होता है उसकी सैलरी 25,300 से 80,500 रुपये लेवल 6 की पेमेंट इसको मिलती है। ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि स्टेनोटाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर में क्या अंतर है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, और हाँ जल्दी से जल्दी आवेदन कर दीजिए क्योंकि अभी आज ये 3 तारीख है और 3 तारीख को ही हम आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं। 3 तारीख से 17 तारीख के बीच में इसकी फॉर्म अप्लाई करने हैं। तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें क्योंकि लास्ट डेट में सर्वर भी डाउन हो जाता है। और आप हमारे चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसका जो सिलेबस है इसकी हम तैयारी भी आपके लिए कराएंगे। जो इसके सिलेबस हैं तो सिलेबस के लिए हम पूरा MCQ आपको कराएंगे, सामान्य ज्ञान का, हिंदी का, अंग्रेजी, गणित, कंप्यूटर और अभिरुचि परीक्षण, इन सभी के MCQ के वीडियो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और विस्तृत जानकारी के लिए आप ESB के वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके और देख सकते हैं। धन्यवाद।